Al-Biruni and the Kitab-ul-Hind, From Khwarizm to the Punjab. अल-बिरूनी जो थे वो 1973 में उनका जन्म हुआ था, वो बॉर्न हुए थे इन ख्वारिज़म, जो कि प्रेजेंट डे उज़्बेकिस्तान में। ख्वारिज़म जो है वो एक इम्पॉर्टेंट सेंटर है लर्निंग का, और अल-बिरूनी ने हमेशा से बेस्ट एजुकेशन जो अवेलेबल थी उसको रिसीव करा उस टाइम पर। तो ही वॉज़ वेल वर्स्ड, बहुत सारी लैंग्वेजेस उनको आती थी, सिरियाक, अराबिक, पर्शियन, हिब्रू, संस्कृत भी आती थी। ऑल्दो उनको ग्रीक नहीं आता था, फिर भी वो ग्रीक फ़िलोसोफर्स प्लेटो और बाकी अदर ग्रीक फ़िलोसोफर्स की वर्क के साथ काफ़ी फेमिलियर थे, उन्हें पता था क्योंकि उन्होंने उसका अरेबिक ट्रांसलेशन पढ़ा था। तो हम देख सकते हैं कि अल-बिरूनी काफ़ी वेल रेड थे, काफ़ी नॉलेजेबल थे। ओके, हम यहाँ थे 107 में, ईयर 107 यानी कि 11th सेंचुरी में सुल्तान महमूद जो थे उन्होंने ख्वारिज़म पे इन्वेट कर दिया, और उन्होंने बहुत सारे स्कॉलर्स और पोइट्स को अपनी कैपिटल वापस लाए, गज़नी। ओके, तब महमूद की कैपिटल थी गज़नी, तो अल-बिरूनी उनमें से एक थे। वो गज़नी में आए तो एक हॉस्टेज के जैसे थे, लेकिन धीरे धीरे करके उनको ये सिटी पसंद आने लग गई, और उन्होंने अपनी बाकी पूरी मोस्ट ऑफ दी ज़िंदगी, बाकी रेस्ट ऑफ द लाइफ तो थी, उनकी डेथ तक 70 ईयर्स जब उनकी डेथ हुई थी तब तक उन्होंने अपनी पूरी लाइफ गज़नी में ही स्पेंड करी थी। गज़नी में था कि जब अल-बिरूनी को इंडिया में एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ। ये अनयूजुअल था, ये अनयूजुअल नहीं था, मतलब ये काफ़ी यूजुअल था, नॉर्मल था, क्योंकि उन्होंने संस्कृत वर्क्स ऑन एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, और जिनका ट्रांसलेशन अराबिक में हुआ था 8th सेंचुरी ऑनवर्ड से, उन्होंने ये पढ़ना शुरू करा था। तो जब वो जब पंजाब गजनाविद एम्पायर का ये यानी उसका एक पार्ट बना, तब लोगों के साथ, लोकल्स के साथ कांटेक्ट और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, और इसने एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करा जिसमें म्यूचुअल ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुआ। तो अल-बिरूनी ने बहुत सारे ईयर्स स्पेंड करे ब्राह्मण प्रीस्ट और पंडितों की कंपनी में, स्कॉलर्स की कंपनी में। उन्होंने संस्कृत सीखी और वहाँ के हमारे रिलीजन को समझा, उसको पढ़ा, फिलोसफिकल टेक्स्ट को पढ़ा। तो उनकी आइटिनरी जो थी वो क्लियर नहीं थी इतनी, लेकिन ये लाइकली है कि उन्होंने वाइडली ट्रैवल किया पंजाब में और बहुत सारे बाकी नॉर्दर्न इंडिया के पार्ट्स में। तो अल-बिरूनी के हमें ये पता चलता है कि इस वजह से जब पंजाब के ऊपर कंट्रोल आया, जब पंजाब गजनाविद एम्पायर का पार्ट बना, तब अल-बिरूनी का इंटरेस्ट इंडिया में और ज़्यादा जागा। अल-बिरूनीज ऑब्जेक्टिव्स। अल-बिरूनी ने अपने वर्क को इस तरीके से डिस्क्राइब किया है: अ हेल्प टू दोज हु वांट टू डिस्कस रिलीजियस क्वेश्चंस विद देम, द हिंदूज, एंड एज अ रेपिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन टू दोज हु वांट टू एसोसिएट विद देम। तो अल-बिरूनी डिस्क्राइब करते कि उनके वर्क का, उनके अकाउंट्स का मेन ऑब्जेक्टिव ये था, जिन लोगों को हिंदूज़ के बारे में जानना था, उनके क्वेश्चंस रिलीजियस क्वेश्चंस को डिस्कस करना था, और जो उनके साथ एसोसिएट करना चाहते थे उनके लिए अल-बिरूनी का वर्क बहुत हेल्पफुल था। ट्रांसलेटिंग टेक्स्ट, शेयरिंग आइडियाज़। अल-बिरूनी की एक्सपर्टीज़ जो थी वो बहुत सारे लैंग्वेजेस में थी, जिस वजह से उन्होंने बहुत सारे लैंग्वेजेस के वर्क को, टेक्स्ट को पढ़ा और उसको वो कंपेयर कर पाते थे। तो उन्होंने बहुत सारे संस्कृत वर्क्स को, जैसे पतंजलि की वर्क जो ग्रामर पे जो पतंजलि का काम था, उसको अराबिक में ट्रांसलेट किया। उसके ब्राह्मण फ्रेंड्स के लिए भी उन्होंने करा कि यूक्लिड एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे, तो यूक्लिड के वर्क्स को उन्होंने संस्कृत में ट्रांसलेट करा। तो ये उनकी एक्सपर्टीज़ थी अलग अलग लैंग्वेजेस में, जिन्होंने बहुत फैसिलिटेट किया था। ट्रैवल लिटरेचर जो था वो एक एक्सेप्टेड पार्ट था अरेबिक लिटरेचर का, मतलब जहाँ भी ट्रैवल करते थे तो उसमें आप अकाउंट्स लिखते थे, वो जो था वो लिटरेचर जो था वो अरेबिक लिटरेचर का एक एक्सेप्टेड पार्ट था। जब वो उन्होंने लिखा, ये लिटरेचर जो था वो डील करता था जितने फार अपार्ट लैंड से, जैसे सहारा डेजर्ट इन टू द वेस्ट, to the river Volga in the north. So while few people in India would have read Al-Biruni before 1500, many others outside India may have done so. क्योंकि अराबिक लिटरेचर में ट्रैवल लिटरेचर के अकाउंट्स बहुत कॉमन थे, लेकिन इंडिया में ये इतना कॉमन नहीं था। तो अल-बिरूनी के अकाउंट्स 1500 के पहले बहुत कम लोगों ने इंडिया में पढ़े होंगे, लेकिन इंडिया के बाहर अल-बिरूनी के काम बहुत लोगों ने पढ़े होंगे। मेट्रोलॉजी इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट। ओके, द किताब उल हिंद। अल-बिरूनी की किताब उल हिंद जो थी वो अराबिक में लिखी गई थी और सिंपल थी, ल्यूसिड थी, काफ़ी क्रिएटिव थी, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव थी, बहुत वॉल्यूमिनस टेक्स्ट है ये। इसमें 80 चैप्टर्स में डिवाइडेड है और इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर हमें वर्क दिख सकता है, जैसे रिलीजन, फिलोसफी, फेस्टिवल, एस्ट्रोनॉमी, एल्केमी, मैनर्स एंड कस्टम, सोशल लाइफ, वेट्स एंड मेजर्स, आइकॉनोग्राफी, लॉज एंड मेट्रोलॉजी। तो इतने सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर हमें अल-बिरूनी की इस किताब उल हिंद में वर्क हमें बहुत ईजीली मिल जाता है।
जनरली, हमेशा तो नहीं, अल बिरूनी ने एक डिस्टिंक्टिव स्ट्रक्चर हर चैप्टर के लिए अडॉप्ट किया है। उन्होंने जैसे कि एक क्वेश्चन के साथ बिगिन किया है, फॉलोइंग दिस अप विद अ डिस्क्रिप्शन बेस्ड ऑन सांस्कृतिक ट्रेडिशंस और कंक्लूडिंग विद अ कंपैरिजन विद अदर कल्चर। तो एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करा है, फिर उसका डिस्क्रिप्शन करा है सांस्कृतिक ट्रेडिशंस का और बाकी कल्चर्स के साथ उसे कंपेयर करा है। कुछ प्रेजेंट डे स्कॉलर्स ने आर्ग्यू करा है कि ये एक ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर जो अल बिरूनी ने अडॉप्ट किया कि क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करके उसका डिस्क्रिप्शन करके फिर एंड करके उसके मतलब एंड उसका कंपैरिजन के साथ करके, ये बहुत ही रिमार्केबल है क्योंकि ये बहुत प्रिसाइज है। इसकी प्रिडिक्टेबिलिटी बहुत ही सही है, बहुत ही करेक्ट है, बहुत ही फैक्चुअल है, कुछ भी ऐसा झूठा सा या फिर बहुत ही फिक्शियस सा नहीं है। और ये इसलिए है क्योंकि उसका मैथमेटिकल ओरिएंटेशन बहुत अच्छा है। अल बिरूनी जिसने अरेबिक में लिखा, उनका प्रोबेबली इंटेंशन ये था कि लोगों को ये पता चल सके कि इस सब कॉन्टिनेंट के बारे में पता चल सके। वो फेमिलियर थे इसके ट्रांसलेशन और अडेप्टेशन ऑफ संस्कृत के साथ, पाली एंड प्राकृत टेक्स्ट के साथ जो अरेबिक में हुए थे, और ये फेबल्स मतलब स्टोरीज वगैरह से लेकर एस्ट्रोनॉमी और मेडिसिन सब तक रेंज करते थे। तो वो इन ट्रांसलेशंस के साथ बहुत अच्छे से फेमिलियर थे। However, he was also critical about the ways in which these texts were written and clearly wanted to improve on them. तो वो इनको एक बात अच्छी नहीं लगती थी कि जिस तरीके से इन टेक्स्ट को लिखा जाता था, और वो चाहते थे कि इस चीज़ को इम्प्रूव करें। Hindu. The term Hindu was derived from an old Persian word used 6th to 5th centuries BCE to refer to the region east of the river Sindhu. इंडस रिवर के ईस्टर्न पार्ट को हिंदू बोला जाता था। ये ओल्ड पर्शियन वर्ड है। अरब्स जो थे वो कंटिन्यूड द पर्शियन यूसेज एंड कॉल द रीजन अल हिंद, एंड उसके लोगों को हिंदी बुलाते थे। ठीक है। लेटर जो टर्क्स थे, जो कि टर्किश थे, वो यहाँ के लोगों को मतलब इंडस के ईस्ट के लोगों को हिंदू बुलाते थे, इस जगह को हिंदुस्तान बुलाते थे और इनकी लैंग्वेज को हिंदवी बुलाते थे। इनमें से कोई भी एक्सप्रेशन रिलीजियस आइडेंटिटी को नहीं वो करता है, ये सिर्फ उनकी लैंग्वेज में इस टर्म को यूज़ किया जाता था इस ज्योग्राफी को डिनोट करने के लिए। बाद में ऐसा हुआ कि हिंदू को रिलीजियस उसमें यूज़ करने लगे, लेकिन इसके पहले हिंदू का रिलीजन से कोई लेना देना नहीं था। देखिए ये फिगर देख लीजिए। This is an illustration from a 13th century Arabic manuscript. 13th century manuscript का एक illustration drawing painting है ये, जो कि अथेनियन स्टेट्समैन और पोएट सोलोन को, जो कि 6th century BC में रहते थे, वो अपने स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहा है। देखिए इनकी क्लोथ्स और किस तरीके से उनको दिखाया गया है, इनकी स्टाइल वगैरह हम सब यहाँ पर देख सकते हैं। आर दीज क्लोथ्स ग्रीक और अरेबियन? मुझे तो लग रहा है कि थोड़े से अरेबियन क्लोथ्स लग रहे हैं, ग्रीक ज़्यादा नहीं लग रहे हैं, बट मे भी हो सकता है कि दोनों इन्फ्लुएंस यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। ओके। इब्न बतूताज रिहला, एन अर्ली ग्लोब ट्रॉटर। इब्न बतूता की जो बुक्स है वो ट्रैवल्स के ऊपर है। इनका नाम है रिहला। ये अरबिक में लिखी गई है और ये एक्सट्रीमली रिच और इंटरेस्टिंग डिटेल्स बताती है हमें सब कॉन्टिनेंट के सोशल और कल्चरल लाइफ के बारे में फ्रॉम द टाइम स्पैन ऑफ 14th सेंचुरी। ये एक मोरक्कन ट्रैवलर थे इब्न बरूता, और ये टैंजियर में बॉर्न हुए थे। मोस्ट रिस्पेक्टेबल और एजुकेटेड फैमिलीज़ में बॉर्न हुए थे, जो कि इस्लामिक रिलीजियस लॉ जो कि शरिया है उसमें बहुत ही रिस्पेक्टेड और एक्सपर्ट माने जाते थे। उसमें इब्न बतूता का बर्थ हुआ था। वो अपनी फैमिली के ट्रेडिशन से बहुत ट्रू थे। इब्न बतूता ने अपनी लिटरली और स्कॉलिस्टिक एजुकेशन रिसीव करी जब वो बहुत यंग थे, तो वो काफ़ी एजुकेटेड और वेल रेड थे। अनलाइक मोस्ट अदर मेंबर्स ऑफ हिस क्लास, इब्न बतूता ने कंसिडर करा एक्सपीरियंस कैसे गेन करा उन्होंने, थ्रू ट्रैवल्स। उनको लगा कि यार ये जो बुक्स की नॉलेज है, जो किताबी ज्ञान है, उससे ज़्यादा ट्रैवल करके हम ज़्यादा नॉलेज और एक्सपीरियंस गेन करते हैं। ये नोशन जो है ये उनकी फैमिली में बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं था, क्योंकि वो लोग ज़्यादा वेल रेड और बुक्स के ऊपर ही डिपेंडेंट थे। तो उनको ट्रैवलिंग बहुत पसंद था, बहुत दूर दूर जगह जाते थे, नए वर्ल्ड्स को, उनके ट्रेडिशन को, लोगों को एक्सप्लोर करते थे। 1332-33 में वो इंडिया में निकलने से पहले उनका एक उन्होंने एक तीर्थ यात्रा करी थी मेक्का में। मेक्का गए थे वो तीर्थ यात्रा पे, और उन्होंने ऑलरेडी इसके पहले सीरिया, इराक, पर्शियन, येमेन, ओमन, कुछ ट्रेडिंग पोर्ट्स एंड कोस्ट ऑफ ईस्ट अफ्रीका, इन जगहों पर वो ऑलरेडी अभी तक ट्रैवल कर चुके थे। ओके। सेंट्रल एशिया वो ट्रैवल करे थे। इब्न बतूता जो थे वो 1333 में सिंध पहुँचे। सिंध आप
पता है आज भी पाकिस्तान का एक पार्ट है। उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक जो कि उस टाइम सुल्तान ऑफ दिल्ली थे उनके बारे में बहुत सुना था और उनकी रेप्यूटेशन ने उनको ल्योर करा था एज अ जनरस पेट्रन ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स। मतलब मोहम्मद बिन तुगलक जो थे वो आर्ट्स और लेटर्स के बहुत अच्छे बहुत ही फ़ैन थे। इनकी तारीफ़ सुन के इब्न बतूता जो है वो दिल्ली आए, दिल्ली के लिए निकल गए और वो मुल्तान और उच्च से पास होते हुए दिल्ली पहुँचे। सुल्तान जो थे वो इब्न बतूता की स्कॉलरशिप से काफ़ी इम्प्रेस हुए। उन्होंने इब्न बतूता को अपना काजी या अपना जज ऑफ दिल्ली अपॉइंट कर दिया। तो वो बहुत सालों तक उस पोजीशन में रहे। फाइनली वो फेल आउट ऑफ फेवर एंड वाज थ्रोन इनटू प्रिजन। तो फाइनली कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स हुए कि उनको जेल में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह हुई उनकी और सुल्तान के बीच में। जब वो क्लियर हो गई तो वापस से उनको प्रिजन से बाहर निकाल के उनको सर्विस दे दी गई और 1342 में उनको ऑर्डर कर दिया गया कि वो चाइना चले जाए सुल्तान के एनवॉय में टू द मंगोल रूलर। तो चाइना चले जाए एज पार्ट ऑफ द सुल्तान्स एनवॉय। ये न्यू असाइनमेंट के साथ इब्न बतूता जो थे वो मालाबार कोस्ट के थ्रू प्रोसीडेड टू द मालाबार कोस्ट थ्रू सेंट्रल इंडिया। मालाबार से ही वेंट टू द मालदीव्स जहाँ पे वो 18 महीने के लिए रुके एज द काजी, बट इवेंचुअली उन्होंने डिसाइड करा कि अब उन्हें श्रीलंका मूव करना चाहिए। वो वापस से एक बार और मालाबार कोस्ट के थ्रू एंड द मालदीव्स एंड फिर चाइना में अपना मिशन रिज्यूम करने से पहले वो बंगाल विजिट करा, उन्होंने आसाम भी विजिट करा। वो एक शिप के थ्रू सुमत्रा गए और वहाँ से अनदर शिप फॉर चाइनीज़ पोर्ट टाउन ऑफ जैतून जो कि आज क्वांजो के नाम से जानी जाती है। तो वो बंगाल आसाम होते हुए एक शिप के थ्रू चाइना पहुँचे। उन्होंने चाइना में बहुत ट्रैवल्स करे, एक्सटेंसिवली वहाँ ट्रैवल करा, बीजिंग तक गए, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं रुके और फिर 1347 में उन्होंने सोचा कि उन्हें मोरक्को वापस आना चाहिए। इनका ये जो अकाउंट है ये ऑफन कंपेयर किया जाता है मार्को पोलो के अकाउंट के साथ, जिन्होंने चाइना विजिट करा और इंडिया भी मार्को पोलो विजिट करा। और मार्को पोलो कहाँ के थे? वेनिस के थे और वो लेट 13th सेंचुरी में उन्होंने इंडिया चाइना विजिट करा था। तो इब्न बतूता जो थे उन्होंने मेटिकुलसली बहुत डिटेल्ड में हर अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करा था। जो भी नए कल्चर्स वो देखते थे, पीपल्स, बिलीव्स, वैल्यूज़ को देखते थे। हमें ये दिमाग में रखने की ज़रूरत है कि ये ग्लोब ट्रॉटर मतलब पूरे ग्लोब में ये जो ट्रैवल करते थे वो ट्रैवल करते 14th सेंचुरी में, जब वो मच मोर आर्डुअस एंड हज़ार्डस टू ट्रैवल दैन इट इज़ टुडे। मतलब उस टाइम पर ट्रैवल करना और ज़्यादा डेंजरस था। तो इब्न बतूता के अकॉर्डिंग उनको 40 डेज़ लगे। डेंजरस था और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक था आज के कंपैरिजन में। आज तो बहुत ईजी हो गया है हमारे लिए ट्रैवल करना। तो इब्न बतूता के अकॉर्डिंग उन्हें मुल्तान से दिल्ली ट्रैवल करने में 40 डेज़ लगे एंड सिंध से दिल्ली ट्रैवल करने में 50 डेज़ लगे, जो कि आज तो कुछ घंटों का सफ़र है। ओके, अ फ्यू आवर्स। Distance from Daulatabad to Delhi was covered in 40 days, while that from Gwalior to Delhi took 10 days. Okay, यहाँ पर हम ये इमेज यहाँ पर ये देख लेते हैं। The bird leaves its nest. This is an excerpt from रेला। रेला से एक एक्सर्प्ट है। My departure from Tangier, जहाँ उनकी बर्थ प्लेस है, took place on Thursday. थर्सडे को वो टैंजियर से निकले, अकेले निकले। उनका कोई फेलो ट्रैवलर नहीं था, कोई कारवां नहीं था जिसके साथ वो ज्वाइन कर सके। बट स्वेड बाय एन ओवर मास्टरिंग इम्पल्स, मतलब अंदर से उनकी इच्छा जागी थी कि उनकी डिज़ायर थी और बहुत लंबे समय से डिज़ायर थी कि वो ये अलग अलग जगह पर जाकर ट्रैवल करें। सो उन्होंने ये रेजोल्यूशन करा कि उन्होंने अपने सारे डियर वंस, फीमेल एंड मेल, और मतलब अपने फ्रेंड्स, फैमिली को छोड़ के, अपने घर को छोड़ के, जैसे एक बर्ड अपने नेस्ट को छोड़ के दूसरी जगह ट्रैवल दूर दराज जाती है, तो वो भी अपने घर को छोड़ के दूर दराज ट्रैवल करने के लिए निकल गए। उस टाइम पे उनकी एज जो थी वो 22 ईयर्स थी। इब्न बतूता 1354 में अपने घर वापस लौटे, जब वो 30 साल बाद, मतलब वो अब 1354 में अब उनकी एज अप्रॉक्सीमेटली 52 ईयर्स हो गई थी। तो 30 साल बाद इब्न बतूता वापस टैंजियर पहुँचे। ये फिगर है रॉबर्स अटैकिंग ट्रैवलर्स, 16th सेंचुरी मुगल पेंटिंग। ये बहुत कॉमन चीज़ थी, आज भी कॉमन है वैसे, बट उस टाइम पर और ज़्यादा कॉमन थी क्योंकि फॉरेस्टेड एरिया बहुत ज़्यादा था और वहाँ पर इतना प्रोटेक्शन नहीं था। हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश द ट्रैवलर फ्रॉम रॉबर्स? कैसे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? देखिए, जिन्होंने कपड़े नहीं पहने हैं वो रॉबर्स है, जो वेल ड्रेस्ड है वो ट्रैवलर्स है। वो कैसे भाग रहे हैं, और देखिए रॉबर्स बहुत क्लियरली दिख रहे हैं कि उनका पीछा कर रहे हैं, उनसे चीज़ें चुराने की कोशिश कर रहे हैं। तो ट्रैवलर्स और रॉबर्स बहुत क्लियरली यहाँ पर हमें दिख रहे हैं।
ये फिगर देखिए, ये फिगर है एक बोट कैरिंग पैसेंजर्स, अ टेराकोटा स्कल्पचर फ्रॉम अ टेम्पल इन बंगाल 17th-18th सेंचुरी। तो बंगाल में बंगाल की एक टेम्पल में ये स्कल्पचर है जिसमें बोट में पैसेंजर्स जा रहे हैं 1718 में। व्हाई डू यू थिंक सम ऑफ द पैसेंजर्स आर कैरिंग आर्म्स? हो सकता है अपनी प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि सी से ट्रैवल करना इतना ईजी नहीं था, काफ़ी डेंजरस टास्क था, तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए वो आर्म्स कैरी कर रहे हैं। द लोनली ट्रैवलर, robbers were not only the hazard on long journeys, the traveler could feel homesick or fall ill. Here is an excerpt from रियला। तो रियला में लिखा है कि रॉबर्स ही एक डेंजर मतलब वो नहीं थे, इसके अलावा जो ट्रैवलर है हो सकता है उसको एकदम घर की बहुत याद आ जाए या फिर वो बीमार पड़ जाए, तो ऐसे केस में ट्रैवल करना बहुत ही मुश्किल का काम था। I was attacked by the fever and I actually tied myself on the saddle with a turban cloth in case I should fall off by reason of my weakness. So at last we reached the town of Tunis and the townsfolk came out to welcome the Sheikh and the son of the Qazi. On all sides they came forward with greetings and questions to one another, but not a soul said a word of greeting to me since there was none of them I knew. तो वो कहते हैं कि रास्ते में मैं जब टाउन ऑफ ट्यूनिस पहुंचा तो मैं उसके रास्ते में मुझे बहुत तेज़ बुखार आ गया था, तो मैंने अपने आप को बांध लिया था मेरी पगड़ी से, मतलब मैंने अपने आप को बांध लिया था सैडल के साथ, कि ऐसा ना हो कि मैं मतलब इतना बीमार इतना वीक हूँ कि मैं गिर ही जाऊँ उससे जो जिसमें वो ट्रैवल कर रहे थे, तो इसलिए उन्होंने उससे बांध लिया था कपड़े से अपने आप को। जब वो ट्यूनिस पहुँचे तो टाउन्सफोक जो थे, जो लोग थे वहाँ के, उन्होंने सबको ग्रीट करा, शेख को, काजी के बेटे को ग्रीट करा, लेकिन किसी ने भी उनको ग्रीट नहीं करा क्योंकि कोई उन्हें नहीं जानता था और वो किसी को नहीं जानते थे। ठीक है। I felt so sad at heart on account of my loneliness that I could not restrain the tears that started to my eyes and wept bitterly. But one of the pilgrims, realizing the cause of my distress, came up to me with a greeting. तो ये एक छोटा सा एक्सर्प्ट है कि उन्हें इतना बुरा लगा कि किसी ने भी उन्हें ट्रीट नहीं करा, तो वो रोने लग गए और उनका रोना रोक नहीं पाए। तो फिर ये देखकर एक पिलग्रिम जो थे वो आगे आए, उन्हें समझ में आ गया कि इसलिए रो रहे क्योंकि बहुत ही लोनली अकेला फील कर रहे हैं, और आकर उनको ग्रीट कराएं जस्ट लाइक दैट। तो ये चीज़ें होती थी कि ट्रैवलर वो अकेले ट्रैवल कर रहे थे तो घर की याद आ जाए, किसी की याद आ जाए। ये मैप 1 है। दीज आर द प्लेसेस विजिटेड बाय इब्न बतूता इन अफगानिस्तान, सिंध एंड पंजाब। मैनी ऑफ द प्लेस नेम्स हैव बीन स्पेल्ड एज इब्न बतूता वुड हैव नोन देम। तो गजना, प्रॉबेबली गजनी, कांदाहार, अंदखोय, तिरमिद, बल्ख, कुंदूज, पारवान, ये है अजुदहन, मुल्तान, ऊजा जो कि आज में भी ऊका होगा, अबूहर, सरस्वती, हंसी, दहली जो कि आज दिल्ली है, सतलज ये रिवर है, लहरी जो कि आई थिंक लाहौर हो सकता है, आई एम नॉट रियली श्योर, बट यूज द स्केल ऑन द मैप टू कैलकुलेट द डिस्टेंस इन माइल्स बिटवीन मुल्तान एंड दिल्ली। सो वाओ, ओके। ट्रैवलिंग वॉज ऑल्सो मोर इनसिक्योर। क्यों इनसिक्योर थी? इब्न बतूता को बैंड्स और रॉबर्स ने बहुत बार अटैक किया था। इनफैक्ट वो प्रेफर करते थे एक कारवा में ट्रैवल करना जिनके साथ वो कंपेनियंस के साथ ट्रैवल करे, लेकिन हाईवे के रॉबर्स को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, वो कारवा में ट्रैवल करे, अकेले ट्रैवल करे। मुल्तान से ट्रैवल करते वक्त जैसे एक बार हुआ था कि उनके कारवान को अटैक कर दिया गया था और बहुत सारे उनके फेलो ट्रैवलर्स जो थे उनकी जान भी चली गई थी। जो ट्रैवलर्स बच गए थे इंक्लूडिंग इब्न बतूता, वो बहुत सीवियरली वुंडेड थे, उन्हें बहुत चोटें आई थी। द इंजॉयमेंट ऑफ क्यूरियोसिटीज़, जैसा कि हमने देखा इब्न बतूता बहुत ही क्यूरियस ट्रैवलर थे जिन्होंने बहुत सारे साल निकाले नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया में ट्रैवल करते हुए। हो सकता है कि उन्होंने शायद रशिया भी विजिट करा था और इन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट, चाइना, हर जगह विजिट करी। और अपने नेटिव लैंड मोरक्को पहुँचने से पहले जब वो वापस लौटे, जो लोकल रूलर था उन्होंने इंस्ट्रक्शंस इशू करे ताकि उनकी स्टोरीज़ को रिकॉर्ड करा जा सके। एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट, दिस इज व्हाट इब्न जुज़ै हु वाज डेप्यूटेड टू राइट दैट इब्न बतूता डिक्टेटेड सेड इन हिज इंट्रोडक्शन। तो जब वो अपने लैंड वापस पहुंचे तो डिक्टेट करा जाता था कि इब्न बतूता जो भी बोले वो इब्न जुज़ै लिखे, तो ये वो लिखते हैं। A gracious direction was transmitted by the ruler that he, Ibn Battuta, should dictate an account of the cities which he had seen in his travel and of the interesting events which had clung up to his memory, that he should speak of those whom he had met, of the rulers of countries, of their distinguished men of learning and their pious saints. तो इब्न जुज़ै ये लिखते हैं अपने इंट्रोडक्शन में कि यहाँ के हमारे रूलर ने कहा है कि इब्न बतूता जहाँ जहाँ होकर आए हैं, जिन सिटीज़ में उन्होंने ट्रैवल करा है, उसका एक डिस्क्रिप्शन लिखा जाए, जिन लोगों से मिले हैं, जिन रूलर से मिले, उनके कंट्रीज़ के बारे में। अकॉर्डिंगली उन्होंने वो डिक्टेट करते हैं इन सब्जेक्ट्स के ऊपर
अ नरेटिव विच गेव एंटरटेनमेंट टू द माइंड एंड डिलाइट टू द ईयर्स एंड आइज़, मतलब वो जैसे जैसे बोलते गए तो ये माइंड के लिए, ईयर्स के लिए, आइज़ के लिए बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग था, इतनी सारी नई चीज़ें और नई बातें उनको पता चली थी. With a variety of curious particulars by the exposition of which he gave edification and of marvelous things by referring to which he aroused interest. In the footsteps of Ibn Battuta, ये फिगर देख लीजिए पहले 18th सेंचुरी में पेंटिंग डिपिक्टिंग ट्रैवलर्स गैदर्ड अराउंड अ कैंप फायर, कैसे रात को वो कैंप फायर के अराउंड गैदर करके एंड रात को करते थे. In the centuries between 1400 and 1800, visitors to India wrote a number of travelogues in Persian. बहुत सारे ऐसे जो ट्रैवलर्स उन्होंने पर्शियन में लिखे. उसी समय पे इंडियन विजिटर्स भी गए, मतलब इंडिया के लोगों ने भी सेंट्रल एशिया विजिट करा, ईरान विजिट करा, ओटोमन एम्पायर विजिट करा, समटाइम्स उसके बारे में लिखा अपने एक्सपीरियंस के बारे में. ये राइटर्स जो थे वो अल बिरूनी और इब्न बतूता के फुटस्टेप्स को इन्होंने फॉलो करा, क्योंकि कई बार इन्होंने इनके बारे में पढ़ा होता था. इनमें से बेस्ट नोन राइटर्स हैं अब्दर रज़क समरकंदी, जिन्होंने साउथ इंडिया को विज़िट करा 1440s में, महमूद वली बल्खी जो कि बहुत दूर दराज से ट्रैवल करके 1620 में आए, और शेख अली हज़ीन जो कि नॉर्थ इंडिया आए 1740 में. इनमें से कुछ ट्रैवलर्स जो थे वो इंडिया से बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड थे, और इनमें से एक जो महमूद बल्खी थे वो तो एक सन्यासी भी बन गए कुछ समय के लिए. बाकी जो थे हज़ीन जो थे वो डिसअपॉइंटेड थे, और उन्होंने इंडिया से बहुत डिस्गस्टेड भी थे. उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि वो एक रियल रेड कारपेट ट्रीटमेंट यहाँ पर उनको मिलेगा इंडिया में, लेकिन वो उन्हें नहीं मिला. कुछ लोगों ने इंडिया को लैंड ऑफ वंडर्स की तरह भी देखा. तो इस तरीके से अलग अलग लोगों ने अलग अलग एक्सपीरियंसेस करे, अकाउंट्स करे, और इंडिया के बारे में उनकी अलग अलग सोच थी.